इतिहास में हमने देख लिया था मगध महाजनपद के विषय में। अब हम जानते हैं कुषाण वंश यानी कनिष्क शासन। हम देखते हैं कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क था, इसके विषय में जानेंगे। आगे तक हम लोग जाएंगे चंद्रगुप्त के विषय में। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य तो हम पढ़ लिए हैं मौर्य वंश में जो मगध महाजनपद में है, वो नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के विषय में जानेंगे। लेकिन पहले हम कनिष्क के बारे में जानते हैं। जो कनिष्क आया था कहाँ से, ये शक शासक का ही था, मध्य एशिया से सब आए थे। तो यहाँ पे हम लोग उसी को कवर करेंगे, कनिष्क के विषय में जानेंगे। देखिए मगध महाजनपद के विषय में जो हमने देखा था, उस मगध महाजनपद में 7 वंश के बारे में हमने देखा था। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये 7 हमने देख लिया था। अब उसी से हमें पता चलता है कि जब हमने पढ़ लिया था हर्यंक वंश, तो उसके बाद आया था शिशुनाग वंश। इतिहास तो इसी तरीके से होता है कि इतिहास का मतलब यही होता है कि हम लोग पहले उसके पूरे तरीके से जाने कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन। बीच बीच से पढ़ने पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसके बाद कौन आया था, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब हम स्टार्ट करते हैं भारत का अपने इतिहास, तो पूरे भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि अपने पहले भारत के इतिहास में देखते हैं कि कौन कौन बाहरी आया था। तो हम लोग पहले बाहरियों के बारे में, सिकंदर कब आया था, ये सारे के सारे हम लोग इसमें कवर कर दिए हैं। तो इतिहास का मतलब ये ऐसे पढ़ना है। तो पहले हर्यंक वंश में हमने देख लिया था बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के विषय में हमने देख लिया था, उदयन के विषय में, नागदशक के बारे में हर्यंक वंश में देख लिया। शिशुनाग वंश में हमने शिशुनाग वंश के बारे में, कालाकोश के बारे में, नंदवर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया था। नंद वंश में हमने महापद्म नंद के बारे में, धनानंद के विषय में पढ़ लिया है। इसके बाद मौर्य वंश में हमने पढ़ लिया है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ लिया है, और हमने अशोक के विषय में, बिंबिसार के विषय में हमने पढ़ लिया है। शुंग वंश में हमने देख लिया पुष्यमित्र शुंग के विषय में। इसके बाद हमने कण्व वंश में वासुदेव था, कुछ उतना था नहीं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पढ़ लिया सातवाहन में हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में पढ़ लिया है। वशिष्ठी पुत्र मतलब पुलवा कुछ नाम था ऐसे, उनके बारे में पढ़ लिया। तो हमने 7 के साथ हमने कवर कर लिया है। इसके बाद मौर्य वंश का स्थापना से पहले कौन से जो 2 विदेशी, एक ईरान के आया था जो डेरियस था, एक था सिकंदर जो आया था। पहले सिकंदर से पहले ही डेरियस आया था। इसके विषय में भी हमने देख लिया है कि मगध पे शासन करने के लिए ये दोनों आए। इसके मौर्य वंश का स्थापना के बाद जो 4 आए थे, एक इंडो ग्रीक वाले आए थे। इंडो ग्रीक में मिनांडर हेलियोडोटस आया था। इनके बारे में हमने देख लिया है कि जिस समय सातवाहन का स्थापना हुआ था उस समय इंडो ग्रीक वाले आए थे, जिनमें से एक था, उसका नाम था नाहपाल को मार के गिरा दिया, खत्म कर मतलब उसको हरा दिया। कौन? सातवाहन का जो राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो वो हम भी देख लिए हैं। उसके बाद हम शक वंश के बारे में देख लिए थे, जो मध्य एशिया से आए थे, जो कि मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में आके ये सब अपना अपना राज कर लिए। मथुरा के जो आए थे शक शासन वाले, वहां का जो एक राजा था, उस राजा को हराने के लिए, नीचे मालवा है, मालवा के एक राजा ने हरा दिया था, मथुरा के राजा शक शासक को हरा दिया था और विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया था। उज्जैन का एक रुद्रदामन था, रुद्रदामन ने वो हरा दिया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बेटे को, वशिष्ठी को हरा दिया था। तो उसके बाद नासिक का जो था, नासिक का नाहपाल था, नाहपाल को हरा दिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो ये शक वंश के शासक थे। लेकिन हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है कनिष्क के बारे में। तो कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ये कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में आया था, और इसने क्या किया था, कनिष्क ने आक्रमण किया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में कनिष्क ने अपना पहला आक्रमण किया था, यानी वहां पे गया और सोचा कि हम चलते हैं, बहुत कुछ लूटते हैं। तो भारत में जितने भी लोग विदेशी आए थे, जो अंग्रेज आए थे, जो विदेशी आए थे, जो चीनी वाले आए थे, ये सारे के सारे लूट ले गए अपने भारत में। जितने भी मतलब कि उपजाऊ में क्या जो चीज उपजता था उसी को ले जाएंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात यही ले जाएंगे, जमीन तो उठा के लेके जाएंगे नहीं। तो जो भी बाहरी लोग आए थे ये अपना काम किए। तो कनिष्क कहाँ का था? तो ये था बाहर का था, यानी कि ये भी मध्य एशिया से आया था, एक शक शासक का ही था। वहां के जो हुंडो एक बहुत बड़ा प्रतापी था ना, वो दूसरों को मार के वहां पे भगाता था। तो ये कनिष्क वहां शक शासक के जो 5 लोग आए थे,
तो ये सारे के सारे भग भग के आए, इधर उधर आए, सोचे कि अपने चलते हैं कहीं कहीं अपना स्थान भय कर लेते हैं, अपना शासन भी करेंगे वहां पे। इस तरीके से सब आ गए। तो उसने जो नासिक में आया था, मथुरा में आया, उज्जैन में आया, तक्षशिला पे भी आए थे सब। और यहाँ पे जो तक्षशिला, पेशावर और में सब पाकिस्तान में सब यहाँ वहाँ अपना अपना राज्य सोचे कि हम चला लेते हैं। सारे के सारे जगह आए, कंधार में आ गए। तो 5 जगहों पे ये सब शासक आ गए। लेकिन यही सब शासक का एक था जो इसका नाम था कुषाण वंश। तो उसको कहा गया कुषाण वंश था। एक नहीं होते हैं कि एक ही देश, एक ही, जैसे कि भारत में आप हो और आप नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कौन धर्म जाति सब कुछ है। यहाँ के किसी ने किसी को मार के अगर भगाना चाहा तो भगाया। तो यहाँ से कुछ लोग, बहुत प्रतापी लोग अगर भागे, प्रतापी राजा होंगे, वो भागे और भाग के हर एक जगह जाके बिखर बिखर के हर जगह आके अपना अपना बसेरा बसा लेते हैं, बसेरा बसा लेंगे। तो इसी तरीके से कुषाण वंश का कनिष्क भी था। कनिष्क यहाँ का नहीं था, ये था विदेश, मतलब कि ये भी मध्य एशिया से ही आया था कुषाण। तो ये जब आया तो ये इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। और ये बहुत कनिष्क, ये इसका मतलब इसे द्वितीय अशोक कहा जाता था, क्योंकि अशोक के तरीके से ये भी बलवान था। और ये भी दूसरों को ये तलवार भांजने जानता था, लोगों को मारने जानता था। सोचा कि यहाँ पे मार के बहुत लोगों को हम कुछ ना कुछ चुरा ले जाएंगे या फिर लेके जाएंगे। इसने इतना ज्यादा अपना अत्याचार किया कि चाइना का जो एक रेशम मार्ग था उस पे अपना अधिकार जमा लिया था, वो उत्तर साइड में। लेकिन दक्षिण साइड में ऐसा नहीं कर पाया। उत्तर साइड वाला जो रेशम मार्ग था उसको अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरीके से वहां पे जितने भी ये राजा आए अपने भारत में ना, जो बाहरी आए, एक न एक ये ऐसे यहाँ पे लूटना स्टार्ट कर दिए। महात्मा बुद्ध का एक भिक्षुक पात्र था जिसे उठाकर ये कनिष्क लेके चला गया था। यहाँ अश्वघोष एक शिक्षक था जो मतलब कि बिहार में पढ़ाता था। मतलब बिहार हो चाहे अपने मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य हो गया था, फैल गया था। जितने भी 16 महाजनपद में से सारे महाजनपद एक में हो गए थे। और सारे महाजनपद को एक करने के लिए 7 वाहन, जो आपको ये 7 के साथ दिखाई दे रहे हैं ना, मगध का 7 शासक, ये सब ने मिलजुल के एक में कर दिया था। तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या देखे थे? पहले हमने प्री हिस्ट्री देखा, प्रोटो हिस्ट्री देखा। प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने प्राच्य इतिहास के बारे में देखा था। प्रोटो हिस्ट्री में हमने आद्य इतिहास के लिए सिंधु सभ्यता के बारे में देखा था। अब प्राच्य इतिहास में हम लोगों ने देखा था पाषाण काल में किस तरीके से आदि मानव आए, किस तरीके से नवपाषाण में खेती हुआ, सारे हमने उसमें कवर कर दिया था। उसके बाद हमने कवर कर दिया इसी में कि आधे ऐतिहासिक में कौन सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला, कहाँ पे मोहनजोदड़ो है, कहाँ पे हड़प्पा है, कहाँ पे चंद्रदुर्ग है, कहाँ पे रोपण है, कहाँ पे, इन सबों के बारे में हमने इसमें कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया, हमने पढ़ा दिया और आप लोगों ने देख लिया उस वीडियो को। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया वैदिक काल, यानी इतिहास में हम जाते हैं वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमने देख लिया। पूरे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों में हमने उसे पढ़ लिया। इसके बाद हम 600 ईसा पूर्व से हम देख रहे हैं महाजनपद के विषय में। और महाजनपद में हम लोग जैसे ही घुसे कि मगध महाजनपद जब हम पढ़ने स्टार्ट किए तो ऐसा कोई सा ऐसा जनपद नहीं है कि उसको बारे में पहले उठ के पढ़े। पहले हमें मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि मगध महाजनपद के जितने भी राजा थे, सारे लोगों ने हर एक महाजनपद पे जितने भी राजा आए, शासक आए, चाहे हर्यंक वंश का बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो, चाहे वो उदाहीन हो चाहे नागदशक हो, जितने के जितने हर्यंक वंश के आए, धीरे धीरे हर जगह पे अपना आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए, सबको अपने मिलाना स्टार्ट कर दिए। तो जो अवंती है, चाहे कहीं भी कोई भी, जो भी कलिंग है, इसको अशोक ने जीत लिया, इसको महापद्मनंद ने भी जीता था। तो सारे को सारे आपस में जीतते गए सब। और ये इसको इतिहास इतना बड़ा, हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, पूरा इतिहास उसका देखो तो भाई शुरू से नहीं पढ़ोगे तो आएगा ही नहीं। जब भी आप शुरू से किसी चीज को नहीं पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे आप हरे राम को हो चाहे हरे कृष्ण को हो। पढ़ने का मतलब है कि आप शुरू से ही पढ़ो। किसी को लास्ट में कैसे इतिहास है, क्या इतिहास समझ में किसी को नहीं आएगा जब तक सब शुरुआती न करो। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हमने देखा मौर्य वंश से पहले 2 ऐसे आ गए शासक जो कि भारत पे राज्य करने आ गया। डेरियस आ गया और सिकंदर आ गया। इसके बाद देखिए हमने 4 आ गया। 4 में कौन कौन आ गया था? एक आ गया था इंडो ग्रीक वाला, दूसरा आ गया था शक शासक, तीसरा आ गया था पहलव, चौथा आ गया था कुषाण वाला। तो कुषाण वंश के विषय में हम देख रहे हैं। कुषाण वंश में आया था ये कनिष्क। कौन आया था?
कुषाण वंश का एक कनिष्क शासक था, वो आया था 78 ईसा पूर्व में। इसके बाद कनिष्क ने आक्रमण पाटलिपुत्र पर किया और पाटलिपुत्र पर करने के बाद वहीं का एक शिक्षक था, जिस शिक्षक का नाम था अश्वघोष, उसको उठा के अपने देश ले गया। उसके पास तो बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा लोग थे, जैसे वसुमित्र था, एक चरक था, नागार्जुन था, पाशुर था, ये ऐसे इसके पास बहुत मतलब कि प्रतापी, ऐसे बहुत बुद्धिमान तेज लोग रहते थे। इतने लोगों को अपने दरबार में रखता था, दरबारी ये लोग दरबार में रहते थे, उसके दरबार में इतने लोग रहते थे। और उसी में अश्वमेघ यज्ञ को अश्वघोष को उठा ले गया। अश्वघोष गए वहां पे, तो भैया कोई भी अपने मर्जी से तो जाता नहीं है, किसी के जबरदस्ती से भैया चला जाएगा तो चला जाएगा। अब इसको अगर ले गए तो इससे भी तो कोई जो अच्छा ज्ञानी होता है ना, तो उसे इंसान उठा के ले जाता है, बात करता है, या तो फिर पैसे पे बिकने वाले बिक जाते हैं, कितने बिकने वाले बिक जाते हैं। और कितने टीचर ऐसे हैं कि वो बिकते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हम बिकने वाले नहीं है, अगर हम अपने जन्मभूमि हमारा अगर भारत है तो हम भारत के हैं, और हमारे जन्म अगर यहाँ है तो हम यहीं पे हर एक काम करेंगे। यहाँ के लोग को शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमारी जन्मभूमि है। यहाँ के लोग को ज्यादा शिक्षित होना जरूरी है कि हम जाएंगे विदेशों में और उनको शिक्षा देने के लिए। पहले अपने देश कामयाब हो, कहते हैं ना कि अपने घर का पहले देवी और दुर्गा को पूज लो। घर को पत्थर पूजे नहीं, चले पहाड़ पे पूजने पत्थरों को, वैसे में को कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। भगवान घर के देवी दुर्गा खुश रहेंगे तभी बाहर वाले खुश रहेंगे। तो पहले घर के बारे में, घर को, अपने भारत माता, जो भारत माँ है, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, चाहे हम लोग सबको वही करेंगे। शिक्षा की जरूरत सबको है। शिक्षा ऐसी चीज है ना कि जितना भी पढ़ोगे, जितना भी लोगे ना, उतना ही दहाड़ दहाड़ बोलोगे, कहोगे अरे हमें बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन घमंड अपने आप पे नहीं करना, कितना भी हो जाए, शिक्षा आपको मिल जाए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा था क्या चीज के बारे में, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क था। तो कनिष्क आया और भारत पे भैया हमला किया। कब हमला किया? उसने 78 में आया और अपना राज्य अभिषेक कराया, और राज्य अभिषेक कराने के बाद पाटलिपुत्र पर हमला किया। इनका भिक्षा पात्र जो महात्मा बुद्ध मांगते थे, उनका वही उठा ले गया। अश्वघोष को उठा ले गया। उसके दरबार में इतने बड़े बड़े दरबारी थे लोग कि वहां पे इतने ज्ञानी थे लोग। और इसी ने ही बौद्ध संगीति का चौथा बौद्ध संगीति, आपको पता है किसने कराया था? चौथा बौद्ध संगीति ये कनिष्क ने ही कराया था। एक कुंडल वन में कनिष्क ने ही कराया था चौथा बौद्ध संगीति। जो पहला बौद्ध संगीति था, ये हर्यंक वंश का अजात शत्रु बिंबिसार जो था ना, बिंबिसार के बाद आया था अजात शत्रु। इसने कराया था कौन सा? इसने करा दिया था पहला बौद्ध संगीति। कौन कराया था? ये कराया थे हर्यंक वंश का अजात शत्रु ने। ये कराया था पहले बार, ये राजगृह में कराया था बौद्ध संगीति। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो बौद्ध संगीति, भैया पता होना चाहिए कि इतने बड़े मतलब इतने ज्ञानी थे, इतने वो ज्ञान प्राप्त किए थे, और तो उनको भी तो मानने वाला कोई चाहिए। तो वहां का राजा ही तो समझेगा कि कौन किसको क्या। अजात शत्रु ने इनका बौद्ध संगीति खूब धूमधाम से कराए थे एकदम। तो कौन कराया था? अजात शत्रु ने। अजात तो कहते हैं, अजात शत्रु ने कराया था। ये हर्यंक वंश का राजा था उस समय, अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था। इसने बौद्ध संगीति भी कराया था। ये राजगृह में कराया था। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद हुआ था वैशाली, उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र। तो वैशाली में कालाकोस ने बौद्ध संगीति कराया था। दूसरी कालाकोस में शिशुनाग वंश का वो शासक था, वो दूसरी बौद्ध संगीति कालाकोस ने कराया था, और वो वैशाली में कराया था। इसके बाद आया था जब अशोक ने कराया था बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और उसने कराया था मतलब उसने कब कराया था? 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में कराया था। कहाँ पे? ये पाटलिपुत्र में कराया था अशोक ने। और 383 में ही कराया था कौन? ये कालाकोस कराया था, जो कि पाटलिपुत्र में कराया था, यहाँ पे वैशाली में कराया था। तो इस तरीके से इन सबों ने कराया था। अब
अजातशत्रु के विषय में कहोगे तो 483 में, जब जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी 483 में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तब कराया था, और एक कराया था अपना पाटलिपुत्र में। तो इस तरीके से इन सबों ने कराया। अब प्रथम वाला जो प्रथम ईस्वी में कराया था तो ये कुषाण वंश का कनिष्क ने कराया था। उसका अध्यक्ष बना दिया था वसुमित्र को, उपाध्यक्ष बना दिया था किसको, जो अपने भारत से अश्वघोष को ले गया था उसको बना दिया था उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष उनको और मतलब वसुमित्र को अध्यक्ष बना दिया था। ये 4 तरीके से इनका बौद्ध संगीति होता है, और चारों को 483 में, 383 में, 255 में, प्रथम ईसा पूर्व में इनका हुआ, सॉरी प्रथम ईस्वी में हुआ था इनका। इसके बाद उसके दरबार में क्या क्या इतने आप लोगों ने देख लिया, बुद्ध का शिक्षा पात्र भी ले गया था और वो बौद्धिक संगीति भी करा दिया था। उसकी मृत्यु 105 ईसा पूर्व में हो गई थी, ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश भैया अब क्या हुआ, कुषाण वंश एकदम समाप्त हो गया। अब कुषाण वंश समाप्त होने का कारण क्या था, ये खत्म कैसे हुआ, यहाँ पे आप लोगों के माइंड में होगा कि आखिर में खत्म कैसे हुआ कुषाण वंश, क्योंकि कनिष्क तो इतना बलवान था, तो कुषाण वंश खत्म कैसे हुआ। कनिष्क ने जब उसके काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जिसे लेबर कहते हैं, वो लेबर अगर काम करते हैं तो उसको एक कनिष्क पैसे के बदले उसको जमीन देता था। और जो जमीन लेता था जो व्यक्ति, उसे सामंत कहा जाता था। समझ में आया, उसे क्या कहा जाता था, सामंत। तो कनिष्क जिसको जिसको जमीन देता था ना, जिस पैसे के बदले जमीन दे देता था कि ये जमीन आप ले लीजिए, ये जमीन आप, ये भूमि आप ले लीजिए। अब यहीं पे सबने जितना ज्यादा काम किया, जैसे जितना कोई काम ज्यादा करता है उसको पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जिसने ज्यादा काम किया उसके पास खेत बहुत ज्यादा, जमीन बहुत ज्यादा हो गया। तो जो जिसके पास जमीन हो गया उसे कहा जाता था सामंत। और आया था ये कनिष्क मध्य एशिया से, और भारत के लोगों से काम करा के उनको उन्हीं का जमीन उनको देना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने दिया तब ये कनिष्क में ऐसा कोई शासक नहीं आया जो प्रतापी हो। अब यहीं पे इसका दब जाता है, और वहीं पे जो सामंत थे, सामंत अब उठ जाते हैं और ये हो जाते हैं धनी सामंत। जो जो लिया था, क्या चीज लिया था, जिसने जिसने लिया था जमीन, वो हो गया धनी आदमी और वो बन गया राजा। और उसे कहा गया, अब ये कहा गया कि कनिष्क यानी कुषाण वंश को खत्म करने वाला था कौन, कनिष्क कुषाण वंश को खत्म करने वाला था गुप्त वंश। अब गुप्त वंश ने इसे खत्म कर दिया। तो इस तरीके से कुषाण वंश खत्म हो गया, यानी कनिष्क का यहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद आ जाता है गुप्त वंश, और गुप्त वंश का जो राजा होता है उसे श्री गुप्त कहा जाता है। तो वो भी सिर्फ सीमांत ही थे, यानी उन्होंने भी सिर्फ वहां से कुछ जमीन हथियाए थे, वो सीमांत तो वैसे ही एक थे, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। इसके बाद में आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया था, इसके बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का शासक श्री गुप्त, इसे सामंत कहा जाता था, और चंद्रगुप्त प्रथम आए तो इन्हें गुप्त वंश का शासन यानी वास्तविक शासक इसको कहा गया। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक कहा गया था। इसके बाद इन्होंने कुमार देवी महिला से एक अपनी शादी कर लिया, और शादी के बाद अपना एक आराम से यशस्वी की थी, इन्होंने इनसे शादी कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था इसका नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त बहुत बलवानी था। जिस तरीके से अशोक था, अशोक का भी समझ लीजिए कि ये अशोक से भी बीहड़ था। तो ये समुद्रगुप्त, क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश वाला मतलब उत्तर साइड वाला जो भारत का उत्तर वाला एरिया है, उसे 9 राज्यों को उसमें से जीत लिया था, और 12 को दक्षिण वाले एरिया को जीत लिया था। इतना तेज था। और जब ये जीत लिया तो इसे क्या ये कहा जाता है कि इसका ये घोड़ा था। उस घोड़े को कहा जाए कि घोड़ा अगर यहाँ का पानी पिएगा, वहां नहीं, वो पहले होता था राजाओं का काम। तो कहीं से भी चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब महासागर हो, चाहे ये आपका बंगाल की खाड़ी हो, कहीं से पानी पी सकता, उसको कहीं रुकावट नहीं है, क्योंकि हर जगह तो उसने जीत लिया था। देखो कैसे इतिहास घुमा फिरा के लेके आ रहा है, और कितने लोगों ने धीरे धीरे इस पे राज करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत इसको घुमाया फिराया। इसके बाद उसका जो दरबान था, जिसे दरबारी कहा जाता है, जिसे सेना कहा जाता है, तो हरिसेन था। किसका,
समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था और इसका जो सेना था, सैनिक था, इसका हरिसेन कहा गया, वो भी बीहड़ और विशाल था। जिस तरीके से ये था, तो भैया राजा को देख के ना, राजा का घोड़ा भी जब तेज बन जाता है तो वो तो सैनिक ही था, दरबारी ही था, मतलब कि दरबारी था। और इसका सिंहासन, ये किस सिंहासन में, पत्थर के सिंहासन में बैठ के ये न्याय दिलाता था किसी को, ये न्याय की मूर्ति इसे कहा जाता था। इसके समय में जान जाओ कि जो मोर का होता है, मयूर का सिक्का मिलता था। राजा रानी का सिक्का इसके समय में नहीं मिला था। राजा रानी एक तरफ राजा, एक तरफ रानी जो थे ना, इनके साइड में नहीं मिला था, वो चंद्रगुप्त प्रथम में मिला था, चंद्रगुप्त प्रथम में। लेकिन उसी का बेटा आया था समुद्रगुप्त। इसने अपने मतलब ये बहुत प्रतापी था, इसके अंदर हर एक चीज कूट कूट के भरा था, कूट छाट के इसके अंदर भरा था, ये किसी से भी कम नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य इस तरीके से आगे बढ़ा और सॉरी मौर्य नहीं, यहाँ पे समुद्रगुप्त आगे बढ़ा और कितने राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया। तो ये समुद्रगुप्त की कहानी थी, ये प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी थी। अब आता है समुद्रगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी अशोक से हल्का सा भी कम नहीं था। अशोक से इसलिए अशोक को कहा जाता है, अशोक भी बहुत प्रतापी था। तब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसका भाई चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसका भाई का नाम था रामगुप्त, इससे बड़ा भाई था, और इसकी पत्नी का नाम था देवी, और इस देवी से अपना ये विवाह कर लेता है, अपने भाई के भी यानी भाभी से ही विवाह कर लेता है। क्योंकि रामगुप्त उतना लायक और कामयाब व्यक्ति नहीं थी, इसलिए इसने अपने शादी उससे कर लिया। तो हर कामयाब को ही इंसान ढूंढता है, ना कामयाब को कौन ढूंढता है? कोई जानता है कि ये नाकामयाब है तब इसके साथ चलें? कोई मतलब ही नहीं बनता। भैया कामयाब रहोगे तभी, नहीं तो कहते ना ए भग गई वो, भग गई वो, भग गई। भगने का कारण ही तो है। लेकिन जो समझदार रहेगा ना, वो कहेगा कि राम, चाहे राम दरिद्र हो चाहे दुखी हो, भैया राम के साथ रहना है। ये कहानी एक है। तो अब की कहाँ, अब नहीं, पहले की औरतें थोड़ा बहुत कर भी लेती थी। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन क्या उस समय नहीं हुआ था? क्या इस प्रचार को किसी ने फैलाया नहीं? इस प्रचार को तो किताबों में लिख दिया जाता था, इसको किताबों में लिख दिया गया कि इनका कैसा प्रेम था। तो प्रथम गुप्त जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ये शक शासक को मार दिए। जब वो शक शासक जितने भी आए, इस शक शासक का खात्मा कर दिए। यहाँ तक शक शासक क्या हुआ, ये खत्म हो गया, इसको मार दिया गया। तो इसका विक्रमादित्य का उपाधि ये भी धारण कर लिया। और विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण कर लिया था? जिस समय मथुरा के शक शासक को मारे थे, मालवा के शक शासक, उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। लेकिन यहीं पर ये 14 ऐसे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया, और उसमें से सबसे प्रतापी बना कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसने बहुत मतलब ये प्रतापी था, और विक्रमादित्य का उपाधि धारण इसने कर लिया था। तो ऐसे समझाते समझाते आपको हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद डेरियस ईरान से आया था, उसके बारे में बता दी हूँ। सिकंदर आया था, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया था, इसको भी बता दी हूँ आपको। मौर्य वंश की स्थापना के बाद जो इंडो ग्रीक वाले आए थे, इंडो ग्रीक वाले जो मिनांडर थे, और उसके बाद हेलियोडोटस थे, इसको भी बता दी हूँ। शक शासक मध्य एशिया से आए थे, ये मथुरा, उज्जैन और नासिक में अपना आके बस गए थे। इसको हराने के लिए बहुत लोगों ने अपना काम किया, यानी जो सातवाहन का गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उसने नहपाल राजा था, नासिक का शक शासक नहपाल था, इसको हरा दिया। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था इसको। और उज्जैन के रुद्रदामन, ये बहुत प्रतापी था, इसी के बेटे वसुमित्र, इनका नाम था वसुमित्र, इनको हरा दिया था। वशिष्ठी पुत्र, इनका नाम था वशिष्ठी पुत्र, इनको हरा दिया था रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत तेज था और ये शक शासक था, ये रुद्रदामन ने इसको हरा दिया था। तो आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा, जितना भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको देखो शुरू से आपको मगध महाजनपद से लेके आपको चंद्रगुप्त द्वितीय तक आपको समझाते आ रही है। यहाँ के बाद आपको चंद्रगुप्त द्वितीय
मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कनिष्क का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया। कनिष्क अपने देश को वापस चला गया, क्योंकि ये भी मतलब या कनिष्क का तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कौन आ गया था, कौन आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासक पूरा खत्म हो गया। इससे बस सामंत आए गए थे तो कुषाण वंश खत्म हो गया था। कुषाण वंश कब खत्म हुआ? सामंत आए थे। सामंत को बढ़ावा किसने दिया था? यही गुप्त, ये कुषाण वंश के जो शासक कनिष्क था, क्योंकि इसने पैसे के बदले सबको जमीन दे दिया। जमीन दोगे तो आपके पास कम हो जाएगा, लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। यही आपके सर पे तांडव करेंगे। तो कभी भी अपने दिमाग से काम करते हैं लोग। कहते हैं कि जमीन ले ले, लेकिन इसमें अपना खेती बाड़ी कर, और उसके बाद जो खेती बाड़ी करते हो ना, उससे जो टैक्स मिलेगा, जो पैसे आएंगे, जो जितना अनाज मतलब होगा आपके पास, उससे आपको मुझे मतलब पैसे भी चाहिए। तो दिमागदार ये काम करते हैं। अब बिना दिमाग वाले ऐसे काम करके दे देते हैं कि चलो तुमने काम किया, हम भूमि दे देते हैं। भूमि कोई आजकल देता है? बहुत चालाक लोग होते हैं, भूमि नहीं देते हैं। जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड जो है ना बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ेगा। क्या भारत का जो जमीन है, जो चाइना के साइड क्या और अंदर घुस गया है? पाकिस्तान के साइड और अंदर घुस गया है? समुद्री इलाका में क्या अंदर चले गए हो? कहीं नहीं गए हो ना, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ते जा रही है। 141-42 करोड़ जनसंख्या होती गई, लेकिन कहीं जमीन आगे नहीं बढ़ा, कहीं घसका नहीं। ये बढ़ने वाला है, जनसंख्या बढ़ती है। इनके पास दिमाग ही नहीं था। कुषाण वंश के शासक जो था कनिष्क सिर्फ मार धाड़ में तेज था, उसने दे दिया। इन लोगों ने हथिया लिया। सामंत वंश यानी गुप्त वंश का स्थापना होकर गुप्त वंश ने शक शासक को खत्म कर दिया, कुषाण वंश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।